हेलो दोस्तों, मैं नेट सेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का 8th वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। दोस्तों, आपको वो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स और इंपॉर्टेंट MCQs भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जहाँ पे नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा थ्योरीज़ के वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जहाँ पर अलग से लिस्ट है जिसका नाम है JK सेट LSAT NTA नेट पेपर 1। तो वहाँ पर आपको पेपर 1 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर 2 एजुकेशन के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग A television program on a VCR is an example of। तो डी पर इसका सही आंसर है मीडिया सिंक्रोनाइजेशन। ये इस वाला का पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। A good communicator is the one who offers to his audience। ए पर इसका सही आंसर है plentiful of information। उसके बाद 19 क्वेश्चन। The largest number of newspapers in India is published from the state of। किस स्टेट से largest number of newspapers पब्लिश किए जाते हैं? तो डी पर इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। 20 क्वेश्चन। इंसर्ट द मिसिंग नंबर। यहाँ पर जो ये मिसिंग नंबर है, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बता देना है। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 8 से 24 तक पहुँचेंगे कोई, तो कैसे पहुँचेंगे? जब हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन जाता है। उसके बाद 24 से 12 यानी कम होता है, तो आप 24 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 12 बन जाता है। यानी पहले 3 मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद 12 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाता है? 36 बन जाता है। तो यहाँ पर 36 आ जाएगा जो मिसिंग नंबर है। उसके बाद हम आगे देखेंगे। अब 36 को हमें क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। जब 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो देखिए 18 है। उसके बाद 18 को अब 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 बन जाता है। तो सीक्वेंस सही है, तो आंसर आ जाएगा 36 जो कि सी पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21। January 1st 1995 was Sunday। What day of the week lies on the January 1st 1996? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा जो आपको याद रखनी है कि साल तो आपको पता ही होगा कि होते हैं। एक को हम कहते हैं कि लीप ईयर और दूसरे को हम कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर, या जिसको हम कहते हैं नॉर्मल ईयर भी। और यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ऑड डेज होते हैं, और जो ऑर्डिनरी डे होता है उसमें एक दिन ऑड डे होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लीप ईयर है उसमें 52 वीक्स होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। और जो ऑर्डिनरी ईयर होता है इसमें भी 52 वीक्स आ जाते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। अब यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है, यानी यहाँ पर क्यों मैंने आपसे ये कहा है, आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई साल स्टार्ट होता है और आपसे कहा जाए कि अगर स्टार्ट का डे ये डे है, मतलब संडे है या मंडे है या फ्राइडे है, और आप बता दीजिए कि इस साल का लास्ट डे क्या होगा या नए साल का पहला दिन क्या होगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आपको ना कोई कैलकुलेशन करनी है ना कुछ और करना, सिंपली अगर आपको एक बात याद होगी तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि आपको देखना है कि जो साल, जिस साल के बारे में हमें पूछ रहा है, यानी जो साल ख़त्म हुआ है, क्या वो लीप ईयर है या वो नॉर्मल ईयर है, या जिसको हम कहेंगे कि वो ऑर्डिनरी ईयर है। इतना आपको देखना है। और जब आपको ये पता चलेगा कि क्या वो लीप ईयर है और वो ऑर्डिनरी ईयर है, तब आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही याद रखना है कि जो भी पहला दिन होता है ईयर का, अगर वो नॉर्मल ईयर है यानी ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तब उसका जो लास्ट डे होगा वो सेम वही दिन होगा जो उसका फर्स्ट डे होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 95 ये कोई लीप ईयर नहीं है, तो इस 1905 का जो पहला दिन था वो क्या था? वो संडे था। तो आपको पता है कि इस 1905 का जो लास्ट डे होगा वो भी संडे ही होगा।
अगर इस ईयर का लास्ट डे संडे होगा तो अगले साल यानी 1906 का ये जो ईयर है तो उसका पहला दिन इससे एक दिन ज़्यादा, यानी अगर इसका लास्ट डे संडे है तो वो पहला दिन मंडे हो जाएगा। तो बी इसका आंसर है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ईयर पूछा जाए कि जो लीप ईयर है, लीप ईयर में आपको पता है कि उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा उस केस में? तो उस केस में आपको याद रखना है कि जो दिन पहले होगा यानी जब स्टार्ट ईयर होगा उस दिन जो डे होगा उस लीप ईयर के लास्ट में उस डे से एक दिन एक्स्ट्रा होगा। यानी अगर मान लो कि ईयर संडे स्टार्ट हो गया है, ये लीप ईयर है, तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में मंडे होगा। तो अगर लास्ट में मंडे होगा तो नेक्स्ट ईयर जो उसके बाद आएगा उसका पहला दिन क्या होगा? उसका पहला दिन होगा ट्यूसडे, यानी उसमें 2 दिन आपको एक्स्ट्रा करने हैं। यहाँ पर आपने देखा कि जो ईयर स्टार्ट हो गया था वो संडे हो गया था, और जो अगला साल शुरू हो गया था उसमें एक दिन हमने एक्स्ट्रा किया, वो मंडे से शुरू हो गया क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर था। तो अगर लीप ईयर होगा तब क्या हो जाता कि अगर संडे स्टार्ट हो जाता है तो अगले साल का पहला दिन होगा 2 दिन एक्स्ट्रा, मतलब संडे को आप 2 दिन एक्स्ट्रा 2 दिन ऐड कीजिए तो वो बन जाएगा ट्यूसडे। उस केस में ट्यूसडे होता है। इतना आपको याद रखना है कि जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें एक दिन ऑड डे होता है, जो कि यहाँ पर भी हमने एक दिन एक्स्ट्रा कर दिया। अगर लीप ईयर होता है तो उसमें 2 दिन ऑड डेज होते हैं, तो उस केस में यहाँ पर भी हम 2 दिन ऐड करते हैं। इतना आपको याद रखना है, बाकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है इस क्वेश्चन में, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन, द सम ऑफ पॉजिटिव number and its reciprocal is twice the difference of the number and its reciprocal the number is। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमें लेना है। मान लो कि नंबर हमारे पास x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या है? उसका रेसिप्रोकल है 1/x। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जो नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है उनको सम करना है। यानी इसका क्या मतलब है? यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, यानी नंबर अगर x है प्लस इसका रेसिप्रोकल है 1/x, तो कहता है इज ट्वाइस, यानी ये किसके बराबर है? ये ट्वाइस यानी 2 गुना 2 टाइम्स बराबर है किसके? द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। नंबर और जो रेसिप्रोकल है उसको आपस में डिफरेंस करना है, यानी सबट्रैक्ट करना है और उसको 2 मल्टीप्लाई करना है, उसके बराबर आता है इन दोनों का सम, यानी x प्लस 1/x। अब इसको सॉल्व करना है और इसका हमें आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1 इंटू 1, यानी अगर यहाँ पर 1 डिवाइड है 1 इंटू 1 होता है 1 डिवाइड आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आप 2 ऐसे इसको रखेंगे, यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो x इंटू एक्स हो जाता है x स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस 1 इंटू 1 होता है 1 डिवाइड आ जाएगा x। तो यहाँ पर देख लीजिए इस साइड में भी डिवाइड में x है, इस साइड में भी डिवाइड में x है, तो डिवाइड वाला x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अगर डिवाइड वाला x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 इस साइड में, तो इस साइड में क्या रहेगा? 2 टाइम्स x स्क्वायर है, यानी ये जो 2 है ये इसको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 इंटू 1 होता है 2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? देखिए 2x स्क्वायर है, यहाँ पर ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 2x स्क्वायर में से जब आप एक x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। फिर से मैं कहता हूँ कि इस 2x स्क्वायर में से जब ये x स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ शिफ्ट करके तो 2 में से 1 चला जाएगा तो एक x स्क्वायर रह जाएगा। और ये जो यहाँ पर -2 है इसको हम शिफ्ट करेंगे इस साइड में, तो जब -2 यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस यहाँ पर बन जाएगा। वहाँ पर ऑलरेडी एक +1 है, तो जब ये 2 यहाँ पर प्लस बन जाएगा तो ये बन जाएगा +3, यानी यहाँ पर रह जाएगा x = 3। अब यहाँ पर x स्क्वायर है तो हमें x का वैल्यू निकालना है, यानी ये स्क्वायर यहाँ पर रूट बन जाएगा, x बन जाएगा √3। ये स्क्वायर जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये अंडर बन जाता है, तो x = √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। वो सी पार्ट है तो सी पार्ट इसका सही आंसर है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, इन ए सर्टेन कोड राउंडस इज रिटन एज RONUDS, हाउ विल प्लीज बी रिटन इन द सेम कोड। यहाँ पर देखिए ये
वर्ड है राउंड्स, इसको कोड ऐसा दिया गया है। आपको पता है कि अगर यही कोडिंग लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे तो पुलिस का कोड कैसा आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर यूज़ किया गया है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो ये वर्ड है इसमें जो अल्फ़ाबेट्स है RO, यहाँ पर भी RO एज इट इज सेम लिखा है, यानी पहले दो यहाँ के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सेम पहले दो के आएंगे। उसके बाद लास्ट के यहाँ पर दो हैं DS, यहाँ पर भी लास्ट दो सेम हैं, यानी पहले दो और लास्ट दो ये सेम है। सिर्फ बीच के जो दो हैं UN को NU कर दिया गया है, यानी बीच के जो दो हैं उनको रिवर्स में लगा देना है। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पर भी यूज़ कर देंगे। पहले PL है तो PL को हम PL ही लिख देंगे। लास्ट में जो दो हैं SE तो उसको भी SE ही हम लिख देंगे। बीच में जो बचता है दो वर्ड्स EA तो उसको रिवर्स कर दो। EA को जब रिवर्स करेंगे तो AE बन जाएगा, तो AE यहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए PL AE कहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है PL, यहाँ पर भी नहीं है PL, यहाँ पर है PL AE, यहाँ पर PL AS है तो ये नहीं आ जाएगा, तो B इसका सही आंसर हो जाएगा। PL AESE देखिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल। यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि 5:30 और 6 के बीच में क्या टाइम होगा जब ये मिनट हैंड और आवर हैंड यानी जो दो हैंड्स होते हैं क्लॉक के वो आपस में एक राइट एंगल बना देंगे, तो कौन सा टाइम। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यानी एक्चुअल में हमसे क्वेश्चन ये कहता है 5:30 और 6 यानी 5:30 और 6 के बीच में, यानी 5 बजकर कितने मिनट्स होंगे तब जाके वो दोनों हैंड्स आपस में राइट एंगल बना देंगे। हमको मिनट्स यहाँ पर निकाल देना है। आपको इसके लिए एक फार्मूला मैं बताऊंगा, आपको वो फार्मूला याद रखना है। कभी भी आपको जब एंगल निकालना होगा या आपको वहाँ से राइट एंगल दिया होगा और आपको बताना है कि कितना टाइम होगा, वक्त क्या टाइम होगा, तो आपको मैं एक फार्मूला बताऊंगा। फार्मूला क्या है यहाँ पर देख लीजिए, एंगल इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स माइनस 30 आवर्स HR। इतना आपको फार्मूला याद रखना है। अब अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि बता दीजिए कि 90 डिग्री एंगल कब बन जाएगा, तो आपको यहाँ पर पता है पहले कि एंगल कितना है, एंगल 90 है, तो 90 लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू। अब आप देखेंगे कि किसके बीच में हमको निकालना है टाइम, यानी वहाँ पर टाइम क्या दिया गया है। पहले फार्मूला के हिसाब से लिखेंगे 11/2, ये तो फार्मूला का ही है। उसके बाद आप मिनट्स यहाँ पर हमको निकालना है कि यानी 5 बजकर कितना मिनट हो जाएगा, तो मिनट तो हमको यहाँ पर पता नहीं है, माइनस करना है फार्मूला का जो 30 है लिखेंगे इंटू आवर्स। आवर्स का मतलब है कि कितने बजे से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 बजकर कितने मिनट, यानी 5 बजने के बाद, तो 5 आवर्स पहले हो गए हैं, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, इसके बाद सॉल्व कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि आप बताइए कि एक पर्टिकुलर टाइम में क्या एंगल बनेगा, यानी वहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि एंगल 90 डिग्री है, वहाँ पर ये पूछा जाएगा कि कितना एंगल बनेगा, लेकिन वहाँ पर मिनट्स दिए हुए होंगे। यानी आपसे ये कहा जाएगा कि बता दीजिए कि जब टाइम होगा 5:30 बजे, या टाइम है 6 बजे, या टाइम है 4 बजे। 4 बजे जब टाइम होता है उस टाइम जो हैंड्स होते हैं घड़ी के वो आपस में कितना डिग्री का एंगल बना लेंगे, तो उस टाइम आपको मिनट्स लेना है। ऐसे मान लो कि आपसे पूछा जाएगा कि 5:30 बजे क्या एंगल बनेगा, तो यहाँ पर आवर तो है 5 क्या है, आवर्स है, और यहाँ पर मिनट्स क्या है, मिनट्स यहाँ पर 30 मिनट्स है, आपको ये लेना है। और एंगल के बजाय आपको लिखना है एक्स या कुछ, या एंगल आप लिखेंगे तो उस टाइम आपका एंगल निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें मिनट्स नहीं दिया हुआ है। आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पर 5 बजकर 30 मिनट दिया हुआ है तो हम 30 मिनट्स लेंगे, नहीं, हमसे यहाँ पर मिनट नहीं दिया गया है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि 5:30 बजने के बाद, यानी 5 बजकर कितने मिनट्स होंगे तब जब वो एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो मिनट्स तो हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम मिनट्स नहीं लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा। देखिए फार्मूला क्या है, 90 डिग्री हमें पहले लिखना है। 90 डिग्री इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स तो हमको निकालना है, m लिखेंगे माइनस 30 इंटू आवर कितना है 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 90 तो फिलहाल ऐसा ही रहेगा, तो यहाँ पर जो ये है 11/2 मिनट, इसको भी हम
ऐसे रखेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 30 बन जाता है 150, ऐसा बन जाएगा। अब ये -150 जो है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड में से, यानी 90 की तरफ इसको ले जाएंगे। तो देखिए कैसे, जब ये 150 90 की तरफ जाएगा तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा 90 के साथ। तो 150 + 90 कितना हो जाता है, ये बन जाएगा आपका 240। तो 240 इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा आपका 11/2 मिनट्स। अब आपको मिनट्स निकालना है, तो m यहाँ पर रहेगा, तो ये 2 जो है यहाँ पर डिवाइड में, और यहाँ ये हो जाएगा मल्टीपल। जब इसको शिफ्ट करेंगे, जब 2 यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 2 2 बन जाता है 4, 2 4 बन जाता है 8, और 0 हो जाएगा 0, रहेगा यहाँ पर 11 मिनट्स। अब ये 11 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा ऐसे 480 / 11 इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा मिनट, यानी कितना टाइम होगा, 5 बजकर कितना मिनट्स होगा, तब जाकर ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब आपको ये डिवाइड करना है, कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। 480 को आपको 11 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे आप करेंगे। 480 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे, 11 4 ज़ार होता है 44, यहाँ पर बचता है 4, ये 0 यहाँ पर बचेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा 40। 11 3 ज़ार होता है 33, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 में से जब 33 जाएगा तो 7 बन जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड नहीं हो जाएगा इसका, तो आंसर क्या बन जाएगा। देखिए पहले हमको क्या लिखना होता है, जब भी ऐसे डिवाइड करते हैं पहले ये कोएफिशिएंट आता है तो 43 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखना होता है, रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, डिवाइड बाय जो कि डिवाइजर होता है वो क्या है 11, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी 5:43 एंड 7/11 मिनट जब हो जाएगा उस टाइम एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में 43 एंड 7/11 है या नहीं है, ये देखिए बी पार्ट 43 एंड 7/11 मिनट्स पास्ट 5 बजने के बाद जब 43 एंड 7/11 मिनट्स हो जाएगा तब जाकर वो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, ये फार्मूला आप याद रखें, तो कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा इस क्लॉक से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड, तो आप वो सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ऑल स्टूडेंट्स आर एम्बिशियस, और सेकंड स्टेटमेंट कहता है ऑल एम्बिशियस पर्सन्स आर हार्ड वर्किंग। दो स्टेटमेंट्स दिए हुए और उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन दिया हुआ है। पहला कहता है ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, दूसरा कहता है ऑल हार्डली वर्किंग पीपल आर नॉट एम्बिशियस, और यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। करेक्ट यहाँ पर सी है, सी में क्या आता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों करेक्ट होंगे इसमें। अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वेन डायग्राम के जरिए आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्या कहता है स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट्स आर एम्बिशियस, मान लो कि ये स्टूडेंट्स है और ये एम्बिशियस है, तो ऑल स्टूडेंट्स एम्बिशियस में आ गया। उसके बाद कहता है दूसरा स्टेटमेंट ऑल एम्बिशियस पर्सन्स आर हार्ड वर्किंग, तो ये एम्बिशियस पर्सन्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये हार्ड वर्किंग में आ जाएंगे, तो ये हैं हार्ड वर्किंग पर्सन्स। अब यहाँ पर कंक्लूजन हमको देखना है। पहला क्या था ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, क्या ये सारे के सारे हार्ड वर्किंग में आता है, डेफिनेटली आता है, तो ये तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। दूसरा कहता है ऑल हार्डली वर्किंग पीपल आर नॉट एम्बिशियस, यहाँ पर ये ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो कहता है कि ऑल हार्डली वर्किंग पीपल, यानी जो हार्ड वर्किंग करते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एम्बिशियस नहीं हैं। सही बात है, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ एम्बिशियस लोग जो हैं वो हार्ड वर्किंग में आते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे हार्ड वर्किंग एम्बिशियस में नहीं आते हैं, बल्कि सारे के सारे जो एम्बिशियस है वो हार्ड वर्किंग में आता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर नॉट एम्बिशियस, यानी हार्ड वर्किंग सारे के सारे एम्बिशियस में नहीं आता है, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा, तो इसलिए दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। 26 क्वेश्चन, स्टेटमेंट मोस्ट स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन दिया हुआ है सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, फिर दूसरा कहता है कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड, इसमें से कौन इम्प्लाई होता है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी दो हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे।
यहाँ पर देखिए बाकी दो ऑप्शन, और सही जो इसका आंसर है वो बी पार्ट है। और बी पार्ट क्या कहता है वो भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर बी पार्ट कहता है कि ओनली सेकंड इज एम्प्लॉयड, यानी सिर्फ सेकंड एम्प्लॉय होता है। सेकंड क्या है ये देख लीजिए, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि पहले ही जो इसने स्टेटमेंट दिया था उसने कहा कि मोस्ट स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। मोस्ट का मतलब है कि कुछ, यानी सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। इससे एम्प्लॉय होता है, इससे एम्प्लॉय होता है, यानी ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, यानी सारे के सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 क्वेश्चन, स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि मोस्ट लेबरर्स आर पुअर। अगर मोस्ट लेबरर्स आर पुअर ये एक स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन क्या एम्प्लॉय हो जाएगा। यहाँ से पहला कंक्लूजन दिया गया है कि सम लेबरर्स आर पुअर, दूसरा कहा गया है कि ऑल लेबरर्स आर नॉट पुअर। आपको बताना है कि कौन एम्प्लॉय होता है, तो बी पार्ट इसका सही आंसर है ओनली सेकंड इज एम्प्लॉयड, यानी ऑल लेबरर्स आर नॉट पुअर। ये सेम वही क्वेश्चन था जो कि पहले क्वेश्चन था। उसके बाद 28 क्वेश्चन, लाइन एक्सेस एंड अवॉइडेंस ऑफ कोलिजन आर द मेन फंक्शंस ऑफ, तो इसका आंसर सी पार्ट है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। 29 क्वेश्चन, इन द हाइपरमीडिया डेटाबेस इंफॉर्मेशन बिट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो सी पार्ट इसका आंसर है नोड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है, कम्युनिकेशन बैंडविड्थ दैट हैज़ द हाइस्ट कैपेसिटी एंड इज़ यूज्ड बाय माइक्रोवेव केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स लाइनर्स इज़ नोन एज, तो आंसर बी पार्ट है ब्रॉडबैंड उसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड दैट हैज़ अ शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग मैसेज इज रेफर्ड टू एज, डी पार्ट यानी बैनर। 32 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर, इनमें से कौन उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ए पार्ट से आंसर है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। याद रखिए, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, ये सही बात है, लेकिन ये उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये उसकी डेफिनेशन है कि कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एट इट्स ओन, तो ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। कंप्यूटर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एरर फ्री, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंप्यूटर कैन होल्ड डेटा फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन, बिटुमेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो सी पर इसका सही आंसर है क्रूड ऑयल। 34 क्वेश्चन, मलेरिया इज काज्ड बाय, तो सी पर इसका आंसर है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। उसके बाद 35 क्वेश्चन, द क्लाउडी नाइट्स और वार्मर कंपेयर टू क्लियर नाइट्स विदाउट क्लाउड्स, जिनको हम कहते हैं ड्यूरिंग विंटर डेज, दिस इज बिकॉज, क्यों होता है इसका रीज़न आपको बताना है। यहाँ पर इसके ऑप्शंस देख लीजिए, और इसका सही आंसर है सी पार्ट, क्लाउड्स प्रिवेंट एस्केपिंग ऑफ द हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। 36 क्वेश्चन, लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया इज, कौन सा लार्जेस्ट ग्रुप है, तो सैंडी सॉइल यानी सी पर इसका सही आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। 37 क्वेश्चन, मेन पोल्यूटेंट ऑफ द इंडियन कोस्टल वाटर इज, सी पर इसका आंसर है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। उसके बाद 38 क्वेश्चन, ह्यूमन एयर इज मोस्ट सेंसिटिव टू नॉइज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंजेस, ए पार्ट यानी 1 to किलोहर्ट्ज। 39 क्वेश्चन, विच स्पीशीज ऑफ क्रोमियम इज टॉक्सिक इन वाटर, तो सी पार्ट यानी Cr+6। 40 क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट डैम्स विद लिस्ट सेकंड रिवर इन द फॉलोइंग, यहाँ पर देख लीजिए डैम्स है यहाँ से और यहाँ से रिवर्स हैं, आपको बताना है कि किस रिवर पे कौन सा डैम है, उसको फिर यहाँ पर कोड में आंसर कर देना है। आंसर इसका बी पार्ट है, यानी ए को आएगा थर्ड। यहाँ पर बकरा डैम जो है वो सतलुज रिवर पर है, इस तरह से जो बी है उसको फर्स्ट आ जाएगा, यानी यहाँ पर बी है। नागा अर्जुन सागर जो है डैम जो है वो कृष्णा रिवर पर है, सी है उसको सेकंड है यहाँ पर, यानी ऐसे इस तरह से डी जो है उसको फिफ्थ है। टहरी डैम जो है वो भगीरथी रिवर पर है। उसके बाद 41 क्वेश्चन, ए नेगेटिव रिएक्शन टू ए मीडिएटेड कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, सी पर इसका आंसर है पैसिव रेस्पॉन्स। 42 क्वेश्चन, द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट चैनल फर्स्ट बाय इग्नो ऑन 26 जनवरी 2003 फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इज, यानी आपको उस चैनल का नाम बता देना है, एकलव्य चैनल उसका नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पर चलेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इस चैनल के बारे में, इसको भी आप रीड कर दीजिए।
43 क्वेश्चन कहता है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको एक करेक्ट आंसर चूज कर देना है। लिस्ट फर्स्ट में इंस्टीट्यूशंस हैं और लिस्ट सेकंड में है उसकी लोकेशंस। यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर चूज कर देना है। सही आंसर इसका ए पार्ट है, यानी ए वाले को सेकंड आएगा, ऐसे बी वाले को फर्स्ट आ जाएगा, ऐसे सी वाले को फोर्थ आ जाएगा और डी वाले को फिर थर्ड आ जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप रीड करिए और याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन में आ सकते हैं इनमें से कोई भी। यहाँ पर थोड़ा सा इसका और एक्सप्लेनेशन है, इसको भी आप रीड कर सकते हो। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। यहाँ पर कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आप याद रखिए। यहाँ पर भी लिखा है ऑल आर फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल 5-year टर्म बाय। कौन इसको डिसॉल्व कर सकता है पहले ही। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। उसके बाद हम बाकी 2 भी देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बाकी 2 ऑप्शन। सही पार्ट इसका सी है, यानी द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन जब उसको प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है तब उसको वो डिसॉल्व कर सकता है। उसके बाद ये डीए के कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। डीए पर मैंने अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। आप लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको जेके सेट एंटी नेट के नाम का जो लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको डीआई पर अलग से वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहाँ पर उनको आप देख लीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।